प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में साइंस के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पदार्थ या मैटर। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कि आप अभी कहीं पर बैठे हुए हैं तो आपका द्रव्यमान है या वजन है, इसे कह सकते हैं, और आपने स्थान घेरा हुआ है तो आप क्या कहोगे? आप पदार्थ होंगे। यह किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि जैसे आपके हाथ में आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी हुई है। अगला है, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम आसानी से नहीं देख सकते, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण की बात हम यहाँ पर करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा कण को यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो यह पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लेते हैं हमने एक गिलास में पानी लिया और थोड़ा सा कलर लिया और हमने कलर को उसमें डाल दिया, तो आप देखेंगे कि मान लेते हैं वो कलर लाल था, तो हम पाते हैं कि जो हमारा पूरा पानी है वो रेड कलर का हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा कलर है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ था कि जितना हमारा जल था वो उतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया और उनके साथ मिल गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा पार्टिकल होता है बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब है पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ की विशेषताओं के बारे में जानेंगे हम यहाँ पर कि पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे कि पदार्थ की विशेषताएं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब गैस को दबाते हैं तो गैस क्या होता है, गैस को आप एक कमरे में से अगर उठा लें, मान लेते हैं ये एक कमरा है, इसमें गैस है और फिर आपने ये एक सिलेंडर लिया और आपने इस गैस को एक सिलेंडर में भर दिया, तो ये सिलेंडर में भी गैस आ जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स दूर दूर थे ये इसमें आकर पास पास हो जाते हैं और इनके बीच खाली स्थान हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के अंदर धंस जाते हैं। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में खाली स्थान होता है। आगे बात करेंगे बेटा हम, ठीक है ना। अगला है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है कि जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर वो क्या करते हैं? गति करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्थान पर नहीं रुके रहते हैं, चलते रहते हैं। जब उनके चलने का मतलब क्या है कि यदि उनके बीच में फोर्स ज़्यादा लगा हुआ है तो उनके चलने की जो पावर है वो कम होगी, यदि उनके बीच फोर्स कम लगा हुआ है तो उनके चलने की पावर ज़्यादा होगी। ठीक है। अगला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कि ये बात अभी हमने ऊपर पढ़ी, इसके यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे नमक है, शर्करा है, डिटॉल है, पोटेशियम परमैंगनेट है। जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के साथ मिल जाते हैं, ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है। क्लियर है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। यानी कि जैसे कि मान लो ये एक है और इसमें अब पानी भरा हुआ है और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सन है, और जब सन की लाइट इस पर पड़ेगी, है ना, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पानी वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि जो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं किसी चीज़ का, अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके कणों की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। अगला है, पदार्थ के कणों के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको मैंने आपको एक बार बताऊंगा कि जैसे कि मान लेते हैं ये दो फ्रेंड हैं, ये एक फ्रेंड है और ये एक फ्रेंड है। ठीक है, ये काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं हम, ये काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ तेज़ी से भागेंगे, नहीं भागेंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भागेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ तेज़ी से भागेंगे तो इनका मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में आकर्षण हो रहा है। और आकर्षण का मतलब क्या है? इनके बीच या कैसा बल है? आकर्षण का बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यानी कि जब
दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ खींची चली आती हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मान लेते हैं यही दो दोस्त की जगह यही दो दुश्मन होते, यानी कि फ्रेंड नहीं होते। जब ये फ्रेंड नहीं होते तो इनके साथ क्या होता, ये इधर की तरफ जाता और ये इधर की तरफ जाता। जब ये दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जाते तब इनके बीच कौन सा बल कार्य कर रहा होता, तब इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण को इंग्लिश में बेटा रिपल्सन फोर्स कहते हैं, यानी कि जब चीज़ें एक दूसरे से दूर की तरफ जाती हैं तो वहाँ पर रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। दूसरा, ये बातें मैं कल आपको समझा चुका हूँ एक बार, तो आपके लिए थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में, देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल किसमें होता है, ठोस में। क्योंकि तभी जैसे मान लेते हैं कि ये बुक है भाई, बुक के पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे होते तो पता चलता थोड़ी सी बुक इधर हो जाती, थोड़ी सी इधर हो जाती, थोड़ी सी इधर हो जाती, थोड़ी सी इधर हो जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। बुक तो हमेशा एक ही शेप में रहती है। इसका मतलब क्या है, इसके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है और इसके कणों की गति क्या होती है, ना के समान होती है। क्या होती है, ना के समान, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा पाते। यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी आपको। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं पीछे जाकर। यही हो गया ना, आकर्षण बल ठोस पदार्थों में होता है और सबसे कम गैसों में होता है। यही कारण है कि गैसों के कण कम आकर्षण के बल के कारण फैले रहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर क्यों रहते हैं, जैसे मान लो इसमें है तो इसमें दूर दूर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे आप रख सकते हो, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में दोस्ती कम है। जब दोस्ती कम है तो ये दूर दूर रहेंगे, और जब ये दूर दूर रहेंगे तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये गति ज़्यादा करते हैं। यानी कि इनकी जिसकी आकर्षण कम होगा उसकी गति ज़्यादा होगी, जिसका आकर्षण ज़्यादा होगा उसकी गति कम होगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर इनका आकर्षण बल कम है तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यही कारण है कि गैसों के कण आकर्षण बल के कारण फैले रहते हैं जबकि ठोस कठोरता से जुड़े रहते हैं। ये बात एकदम क्लियर है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। बेटा बच्चा रोने की आवाज़ आ रही होगी, घर में बच्चा है रो रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। आगे आते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमने कल भी जाना था। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं बेटा, पदार्थ की वैसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आपकी क्लास में 3 है तो हम 3 के बारे में ही बात करेंगे। बाकी 2 मैं आपको बता देता हूँ, एक तो बोस-आइंस्टीन होती है और एक प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है। अब है किसी भी पदार्थ के अवस्थाओं का बनना, यानी कि किसी भी जो पदार्थ होता है उसकी अवस्थाएं किस प्रकार बनती हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, जो डायग्राम बना हुआ है, थोड़ी बहुत पढ़िए कि मान लेते हैं एक गिलास में हमने ये चीज़ ठोस ली। जब हमने ये ठोस ली तो इसके बीच आकर्षण बल ज़्यादा है ना, क्योंकि मोहब्बत ज़्यादा है, दोस्ती ज़्यादा है, तो आसपास में चिपके हुए हैं। लेकिन जैसे ही इनके बीच की दोस्ती कम होगी तो ये थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। जब ये थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे तो इस तरीके की शेप ले लेंगे, और जब ये इनके बीच में दोस्ती और कम हो जाएगी तब ये इस तरीके से और दूर हो जाएंगे, तब ये इस प्रकार हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, जब ये पास पास में थे तब हम इनको ठोस कह रहे थे, जब ये थोड़े थोड़े दूर हुए तो हमने इनको द्रव कहा, और जब ये बहुत दूर होने लगे तो हमने इनको क्या कह दिया, गैस कह दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इनके गुणधर्म यानी कि क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं इनकी, ये जान लेते हैं। जैसे इनका आकार निश्चित होता तथा सीमाएं स्पष्ट होती है। बेटा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ठोस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, ठोस। जैसे कि मान लेते हैं अभी आप जहाँ पर भी बैठे हैं, मान लें कि आप चेयर पर बैठे हुए हैं, या हो सकता है आप बेड पर बैठे हुए हैं, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी जो चेयर है या बेड है उनको आप कहीं पर भी उठाकर रख दें, उनका जो आकार होगा या उनकी जो शेप होगी वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। दूसरी बात लिखी हुई है बेटा, स्थिर आयतन अर्थात संपीड़ित नगण्य होती है, यानी कि इनको दबा नहीं सकते। जैसे बेड है, आप बेड को दबाना चाहेंगे तो आप उसको दबा नहीं पाएंगे, वो जैसी शेप में था वैसी शेप में ही रहेगा। तीसरा है, बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। वही दूसरी और तीसरी बात लगभग सेम है कि जब हम इससे बाहर से ताकत लगाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतराणु बल ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। ये वही वाली बात है जो अभी मैंने आपको बताया था, अट्रैक्शन फोर्स।
यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें दोस्ती ज़्यादा है। जब दोस्ती ज़्यादा है तो वो एक दूसरे से बहुत पास पास चिपके हुए हैं और बिल्कुल इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। ठीक, अब आ जाते हैं लिक्विड की बात करेंगे अब, है ना। लिक्विड यानी कि द्रव, इसको कहते हैं लिक्विड की बात करते हैं। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक गिलास था, हमने पानी इसमें भर रखा है, फिर हमने अब एक बोतल ले ली, बोतल है ना, थोड़ी बोतल बन नहीं पाई है सही से, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बोतल, जैसे मान लो ये बोतल है, ये है ना, और हमने इस पानी को इसमें डाल दिया। पहले पानी इसमें था तो गिलास की शेप ले रखी थी उसने, अब हमने पानी को इस बोतल में डाल दिया, तो अब पानी किसकी शेप ले लेगा, बोतल की शेप ले लेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो इनका आकार यानी कि जो इनकी शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। मान लो कोई इस तरीके का टब होता, हम पानी को उसमें डाल देते तो फिर ये किसकी शेप ले लेता, फिर ये उसकी शेप ले लेता। तो ये बात क्लियर है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ गए होगे। अगली बात लिखी हुई है बेटा, इनका आकार निश्चित होता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझो, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब क्या है कि मतलब मान लेते हैं कि हमने 1 लीटर पानी लिया था, 1 लीटर, अब चाहें तो हम उसको इस बड़े वाले बर्तन में रख दें या हम उसको इस छोटे वाले बर्तन में रख दें, जो हमारा पानी है वो तो 1 लीटर ही रहेगा, है ना। सिर्फ उसकी शेप चेंज होती है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। तीसरी बात, द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है। आकार वाली बात आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि आकार बदलता रहता है। जैसे कि मान लेते हैं ये बाल्टी थी, बाल्टी में से आपने पानी को फर्श पर फैला दिया। जैसे ही आपने पानी को फर्श पर फैला दिया तो पानी इस तरीके से चलना शुरू कर देगा, नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इनमें बहाव होता है, यानी कि ये बहना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने तेल देखा होगा, पानी देखा होगा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहने लगती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका अंतराणुक बल जो होता है ठोस से कम होता है। अभी बात करी कि जो ठोस के पार्टिकल हैं वो इस तरीके से एक दूसरे में बिल्कुल चिपके रहते हैं, धसे रहते हैं, है ना। जबकि जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, इस प्रकार से दूर रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि इनका जो फोर्स है, इनका फोर्स इनसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ए का जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा किससे, बी से, या ऐसे कह सकते हैं बी का फोर्स जो है वो कम होगा किससे, ए से। कैसे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, ठोस है, ए क्या है, ठोस है, और बी क्या है बेटा, बी है आपका लिक्विड यानी कि द्रव। क्या है, द्रव। यहाँ तक आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब बाद में दे दूँगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया, ये दिखा रखा है देखो इसका एग्जाम्पल। अब आ गए हम गैस पर। किस पर, गैस पर। अब हम गैस की बात करते हैं, यानी कि गैसों के गुणधर्म। यानी कि गुणधर्म का मतलब समझ रहे हैं ना आप, हम इनकी क्वालिटी पढ़ रहे हैं कि इनमें क्या क्या क्वालिटी होती है। जैसे कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। यानी कि इसको ये कहना चाह रहा है कि गैसों को ज़्यादा पावर के साथ या ज़्यादा दबाया जा सकता है। जैसे कि मान लो ये एक कमरा था, कमरे में ये गैस भरी हुई है इस प्रकार से, फिर आपका मन हुआ कि भाई हम तो इसको एक सिलेंडर में भरना चाहते हैं, तो आपने एक सिलेंडर लिया, इस प्रकार का सिलेंडर होता है, और आपने इस गैस को सिलेंडर में भर दिया। तो आपने क्या देखा कि जो गैस पूरे कमरे में फैली हुई थी वही गैस छोटे से सिलेंडर में आ गई ना, आ गई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी गैस होती है, गैस को ज़्यादा दबाया जा सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, इनके कणों के बीच अंतराणुक बल कम होता है। वही बात मैंने आपको बताई थी कि सीधी सी बात है, इनके बीच अंतराणुक बल कम क्यों होगा, इनके बीच अंतराणुक बल कम इसलिए होगा क्योंकि इनको आसानी से हम दबा पा रहे हैं। जब हम दबा पा रहे हैं तो इसको ऐसे समझो, कौन सा पॉइंट था, दोबारा आते हैं, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था। इनके अंतराणुक बल कम होता है। अंतराणुक बल कम होने का मतलब क्या है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं इस प्रकार से। जब दूर दूर होते हैं तो बल क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अगर ठोस में आपने देखा था, ठोस में अंतराणुक बल ज़्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इस प्रकार से पास पास में होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है, दबाया जा सकता है, ये हो गया। इनका जो विसरण होता है काफ़ी तीव्र होता है। यानी कि ये, इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये घर का किचन है और आप यहाँ पर रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही किचन में हल्की सी भी गैस लीक होती है, गैस लीक होती है, आपको तुरंत यहाँ पर स्मेल आ जाती है नहीं आ जाती। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो इनका डिफ्यूज़न होता है वो तेज़ी से होता है, यानी कि ये तेज़ी से फैलती है।
ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये इसका डायग्राम दे रखा है। अब आ गया इवेपोरेशन यानी कि बाष्पीकरण। बाष्पीकरण को समझते हैं। देखो, क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। वही है कि जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तालाब वगैरह का तो पानी कम होने लगता है। अब बाष्पीकरण का प्रोसेस कैसे होता है हम इसको जानेंगे। तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, ये बात अभी अभी आप पीछे पढ़ चुके हो, और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोसों के विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। अभी अभी आपने पढ़ा था कि ठोस की गतिज ऊर्जा अलग होती है और द्रव की अलग होती है और गैस की अलग होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों को बल से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि ये उड़ना कब शुरू करेंगे? देखो, मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ये था, एक मॉलिक्यूल ये था, ये दूर दूर हैं, तो इनके बीच बल कार्य कर रहा होगा, लेकिन वो बल हल्का होगा। कैसा होगा? हल्का। लेकिन जैसे ही ये हल्का बल खत्म हो जाएगा, मान लेते हैं ये हल्का बल भी क्या हो गया? खत्म हो गया। जब ये हल्का बल खत्म हो गया तो अब ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल फ्री हो गए। क्या हो गए? फ्री। अब जब ये फ्री हो गए तो ये कहीं भी जा सकते हैं। तो जब ये फ्री हो जाते हैं तो ये उड़ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, यही प्रोसेस है बाष्पीकरण का, कि बाष्पीकरण किस तरीके से होता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरे कणों को मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे बाष्पीकृत होने लगता है। ये चीज़ क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ जिस टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू हो जाती है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि जल का कितना है? इतना है, जबकि डिग्री में बात करें तो 100 डिग्री है, केल्विन में बात करें तो इतना। ऐसे ही गलनांक का मतलब है कोई ठोस चीज़ है, मान लेते हैं ये ठोस चीज़ है और आप इसको गलाना चाह रहे हैं, तो जिस टेम्परेचर पर ये गलनी शुरू होगी वही उसका क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। जैसे कि बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? बर्फ़ का गलनांक होता है भाई 273.16 के, अर्थात बर्फ़ को इतने टेम्परेचर पर क्या हो सकता है? गलाया जा सकता है। यानी कि जैसे ही बर्फ़ का टेम्परेचर इतना होगा वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है। आगे चलते हैं लेटेंट हीट की बात करते हैं। लेटेंट हीट की बात हम इस तरीके से करेंगे, गुप्त ऊष्मा। देखो, गुप्त नाम से पता चल रहा है, यानी कि छुपी हुई। गुप्त में से होता है छुपा हुआ, यानी कि ऐसी चीज़ जो छुपी हुई है। जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था बदलती रहती है। ऐसा पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छिपी रहती है, इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे कि मान लो आप पानी को आपने उबालना शुरू किया। जब आपने पानी को उबालना शुरू किया तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको टेम्परेचर देते जा रहे हो और पानी उबलता जा रहा है, तो होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा है इसका टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि आप जो अलग से हीट दे रहे हो ना वो उसमें छुप जाएगी। क्या हो जाएगी? छुप जाएगी। और इस छुपी हुई ऊष्मा को ही या छुपी हुई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि वायुमंडलीय टेम्परेचर पर 1 किलोग्राम ठोस को गलाने पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। मान लेते हैं ये एक बॉल है, बॉल ठोस है एकदम, और 1 किलो की है। कितने की है? 1 किलो की है। और आप इसको गलाकर द्रव बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? द्रव। तो इस बॉल को द्रव बनाने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या आप जितनी पावर लगाएंगे या जितनी ऊष्मा आप लगाएंगे, वही आपकी क्या कहलाएगी? संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है ये बात? ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ दिखा रखा है कि किसके लिए कितनी होती है। जल के लिए इतनी होती है, इतने पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर कणों की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसकी संलग्न की गुप्त ऊष्मा है जो जल के कणों द्वारा अवशोषित होती है। ठीक है। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में अब हम बात करेंगे कि बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव या गैस को उसके क्वथनांक पर बाष्पीकृत होने के लिए। देखो, पहले क्या था? ठोस था हमारे पास, उस ठोस को हम पिघला रहे थे। जब हम ठोस को पिघला के द्रव बना रहे थे तो हमने उसको कहा था संलग्न की फ्यूज़न की, इंग्लिश में बेटा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं बाष्पीकरण की। तो इस बार हम बाष्पीकरण किसका होता है? द्रव का होता है। यानी कि जब हम 1 किलोग्राम द्रव को बाष्प बना दें, क्या बना दें? बाष्प बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी?
वही आपकी कहलाएगी बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक इसी प्रकार लिखा है ना, ठीक इसी प्रकार इतने पर तापमान पर भाप अर्थात बाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कण बाष्पीकृत की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको आज का जो भी टॉपिक था ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।